बांकीपुर उपचुनाव, इस चुनाव ने अब तक तो ये तय कर दिया है कि कूटनीति की परिभाषा क्या होती है। जिस तरीके से तीन बड़ी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, एक अलग दिशा में ये चुनाव अब देखा जा सकता है। बीजेपी ने कल देर शाम अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को अपना कैंडिडेट बनाया। इसके पहले आरजेडी ने रेखा गुप्ता को टिकट दिया और सबसे पहले जनसुराज ने प्रशांत किशोर को इस मैदान में उतारा। यानी कि तीन बड़े धुरंधर अब इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, किसकी ताकत मजबूत है और कौन अपने आप को जीत की दिशा में लेके जा रहा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्सर हैं। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। चुनाव से ठीक 22 दिन पहले किसकी जीत की स्थिति ज़्यादा प्रबल दिख रही है, जातिगत समीकरण क्या है, प्रशांत की ताकत क्या है, आरजेडी का कोर वोट बैंक कौन हो सकता है और साथ साथ बीजेपी किस तैयारी पे आगे बढ़ रही है और क्या बीजेपी का वोट प्रशांत लेके आगे बढ़ेंगे। सर क्या लग रहा है, अभी तो तीनों कैंडिडेट का नाम अनाउंस हो गया, कल देर शाम बीजेपी ने अपना पत्ता खोला, काफ़ी लेट खोला, प्रशांत सबसे पहले उम्मीदवार बने। क्या जनसुराज इस उहापोह की स्थिति में थी कि पहले कैंडिडेट दे देंगे तो जल्दी शिफ्ट कर पाएंगे हम अपने चुनाव की स्थिति को? देखिए, प्रशांत किशोर का तो ये पहला चुनाव है, क्षेत्र भी बिल्कुल नया है, तो इसलिए उन्हें वो पहले उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जल्दबाजी में आ गए हैं। बीजेपी का ये क्षेत्र रहा है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कहा जाता है, तो बीजेपी सबसे पीछे अपनी उम्मीदवार की घोषणा की। और अभिषेक कुमार बंटी जो बोरिंग रोड के रहने वाले कायस्थ समाज के हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और युवा के उप अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनके नाम की जो घोषणा हुई है ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि कई बड़े बड़े नाम थे। पहले भी मैंने आपसे चर्चा किया कि कोई बड़ा नेता, कोई कद्दावर नेता जैसे ऋतुराज सिन्हा हो, अजय आलोक हो, ऐसा कोई नहीं आएगा तो कोई कार्यकर्ता आएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में भी जैसे जिन जिन नामों की चर्चा थी, नीलरतन घोष की या अजित कुमार लाली की जिनकी चर्चा थी, तो अभिषेक कुमार का नाम अचानक आया है। ऐसा इसलिए आया है कि ये कायस्थ हैं और बिहारी कायस्थ हैं। हम लोग जिस नीलरतन घोष की चर्चा कर रहे थे वो भी कायस्थ थे, लेकिन वो बंगाली कायस्थ हैं। तो कहीं यहाँ जो कायस्थ में जो बहुसंख्यक है बंगाली कायस्थ, उनको ये फीलिंग ना हो कि ये उनका पत्ता काटने की एक शुरुआत है, इसीलिए यहाँ पे एक बंगाली कायस्थ को उम्मीदवार बनाया गया। यही कारण है कि नीलरतन घोष के नाम पर मुहर नहीं लग पाई। और ये जो फैसला है वो नितिन नवीन का अपना व्यक्तिगत फैसला है। यानी कि नितिन नवीन, लगता है जैसे कि अमित शाह ने यहाँ पे चुनाव लड़ने, उम्मीदवार की घोषणा करने, सबकी जो जिम्मेवारी है वो केवल नितिन नवीन के कंधे पे दी है। नितिन नवीन ने का ये व्यक्तिगत फैसला है और उन्होंने एक युवा कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भी है और कहीं खुशी कहीं गम भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर आए हैं नैरेटिव में या मीडिया में, समाज में, तो प्रशांत किशोर की जो बातें हैं वो काफ़ी धारदार दिख रही हैं और वो रह करके बीजेपी पे हावी भी हो रही है। तो क्या वास्तव में प्रशांत किशोर इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय कर पाएंगे और उस त्रिकोणीय मुकाबले में उनकी अपनी स्थिति क्या होगी? क्या वो जीत पाएंगे? क्या वो दूसरे नंबर पे आएंगे? अगर वो आगे बढ़ते हैं तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? ये सीधी सपाट लड़ाई नहीं है। देखिए, पिछली बार तो 41% मतदान हुआ था, जिसमें 62% नितिन नवीन को यानी बीजेपी को मिला था और लगभग 35% के आसपास जो वोट है वो रेखा गुप्ता यानी आरजेडी उम्मीदवार को मिला था। अगर प्रशांत किशोर बढ़ते हैं, प्रशांत किशोर अगर नंबर 3 होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि रेखा गुप्ता आगे चले जाएं, या अगर प्रशांत किशोर नंबर 2 पे आते हैं तो अगर आप जातिगत समीकरण को, उसके ताने बाने को समझेंगे, वोटिंग पैटर्न को समझेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि प्रशांत किशोर नंबर 2 की स्थिति में हो तो कहीं आरजेडी जीत न जाए और बीजेपी को 3 ना आना पड़े। क्योंकि ये जो लड़ाई है वो सीधी सपाट लड़ाई नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर का अपना कोई आधार वोट बैंक नहीं है। ये दूसरे पार्टी में सेंधमारी करेंगे, तो जिसमें अगर ये दूसरे नंबर पे आते हैं, इसका मतलब होता है कि बीजेपी में अच्छी खासी सेंधमारी कर लिए है, तो इसका मतलब कि बीजेपी तीसरे नंबर पे चली जाएगी। यानी आरजेडी जीत भी सकती है, ये अनुमानित है। देखिए, आरजेडी जीत सकती है, ये प्रशांत किशोर के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ऐसे हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे वहाँ पे 15% माना जाता है कि कास्ट की है, उसके बाद जो गैर कास्ट सामान्य जातियाँ हैं, भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत, वो भी 19% के आसपास है। तो लगभग 30-34% जो वोट बैंक है वो एक आधार वोट बैंक बीजेपी का हो गया।
इसके अतिरिक्त गठबंधन के कारण उनको फ़ायदा होता था, जैसे यहाँ पे 8% दलित है जिसमें पासवान समाज है, उनका वोट जाता था, 5% कुर्मी है उनका वोट जाता था, चंद्रवंशी का भी वोट है, इसमें ईबीसी का भी वोट है, 8% दलित का भी वोट है। तो इस तरीके से जो ताना बाना होता था, 10% वैश्य समाज का वोट है यहाँ पे, तो वैश्य का भी वोट जाता था। तो इसके कारण बीजेपी जीत जाती थी। रेखा गुप्ता को एक 35% पिछले चुनाव में वोट आया था 2025 में। इसके अतिरिक्त वहाँ पे 10% यादव हैं, 10% लगभग 13-14% यादव हैं और लगभग 11-12% मुसलमान हैं। तो ये उनका जो 25-26% तो आधारभूत वोट बैंक हो गया आरजेडी का इतना तो रेखा गुप्ता को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें से अगर कहीं सेंधमारी कर सकते हैं प्रशांत किशोर तो मुस्लिम वोट बैंक में, तो मुस्लिम वोट बैंक जो वहाँ पे 10-12% है, उनमें से मुस्लिम का जो टोटल वोटिंग है प्रतिशत है, उनमें से वो 10% या 20% से ज़्यादा तो सेंधमारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्रेंड अब तक दिखा नहीं है। तब जाकर के मतलब 80% आज भी मुस्लिम मतदाता रेखा गुप्ता के साथ हैं। तो कुल मिला जुला के रेखा गुप्ता के पास जो महागठबंधन का जो जातिगत समीकरण के आधार पे 20-25% आधार वोट बैंक है, अब वो जो सेंधमारी करेंगे वो 25% से आगे की होगी। उनकी शुरुआत 25% से होगी। इधर बीजेपी की जो शुरुआत होगी, अगर आप केवल सामान्य जाति देखने लाला भूमिहार राजपूत तो 33% होता है, उनकी शुरुआत 33% से होगी। अब जो एनडीए के कारण जो जदयू का जो वोट बैंक है, चंद्रवंशी, कुर्मी, ये सब जो मिलेगा, दलित का मिलेगा, वो सब अलग में मिलेगा। ये जो आधार वोट बैंक है हर पार्टी का, इसमें प्रशांत किशोर कहाँ है? प्रशांत किशोर को तो जो भी शुरुआत करना पड़ेगा वो 0% से शुरुआत करना पड़ेगा। वो जो बार बार उनके नैरेटिव में आ रहा है, वो जो जिस तरीके से भरत भूषण इनकाउंटर का मसला कर रहे हैं या जो सम्राट चौधरी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, तो देखिए कि समाज में कौन, समाज का वो हिस्सा जो भरत भूषण तिवारी से आहत है, उनके इनकाउंटर से आहत है, या समाज का वो हिस्सा जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने या उनके कार्यप्रणाली से आहत है, वो हिस्सा जो 33% है, जिसमें से 15% तो कायस्थ है, मात्र 19% यानी ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, ये 19% होता है। इसी को बार बार लक्ष्य करके बोल रहे हैं। तो जो सेंधमारी कर पाएंगे वो इसी 19% में कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, मतलब आज भी लोगों में इतना आक्रोश नहीं है कि जो 19% है, ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, ये एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ जाकर के एक मुश्त जन स्वराज में जाए। वो हालात अभी तक तो नहीं दिखता है। आने वाले समय में चाहे जो स्थिति हो, तो उसमें वो सेंधमारी कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त मुस्लिम लोग भी वोट देंगे। अगर हम 2025 विधानसभा चुनाव देखेंगे तो मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ था। जहां जदयू कैंडिडेट है जदयू को, जहां जन स्वराज के कैंडिडेट है उनको भी वोट मिला था। तो इस बार भी बांकीपुर के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो 10% या मुस्लिम मतदाताओं का 10% या 20% तक मैक्सिमम वो जन स्वराज को दे सकता है। इसके अतिरिक्त वो कहाँ सेंधमारी करेंगे, एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी, चूंकि प्रशांत किशोर की क्या ताकत है, प्रशांत किशोर की ताकत अगर आप जातिगत समीकरण में देखेंगे तो उनको शुरुआत तो 0% से करना पड़ेगा, वो सेंधमारी करेंगे। बार बार उनके नैरेटिव में तो यही लोग आते हैं, सवर्ण जातियां ही आती हैं, तो यही 19% में जो सेंधमारी कर लें, फिर मुस्लिम में कुछ सेंधमारी कर पाएंगे। अब अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर वास्तव में जो गैर कायस्थ सामान्य जातियाँ हैं, ब्राह्मण, राजपूत और क्षत्रिय और भूमिहार, अगर ये मुखर हो करके बीजेपी के साथ बगावत करके प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं, तो क्या समाज के अन्य जातियों पर इसका असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। जैसे कि जितना आप हमला कर रहे हैं सम्राट चौधरी पे, तो यहाँ पे जो 5% कुशवाहा समाज है वो भी कायस्थ की तरह एकजुट हो चुका है बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि उसको बीजेपी को वोट देना है सम्राट चौधरी को मजबूत करने के लिए। उसी तरीके से जो यहाँ 5% कुर्मी समाज भी है, धानुक भी है, चंद्रवंशी का भी है, जो ईबीसी है, अति पिछड़े जातियाँ, उनमें से 25% तो चंद्रवंशी समाज के लोग हैं। तो अगर आप ब्राह्मण और राजपूत और भूमिहार बीजेपी को छोड़ते हैं तो ये सारी जातियाँ और एकजुट हो जाएंगी। देखिए, रेखा गुप्ता को जो 35% पिछले चुनाव में वोट मिला था, उनके एमवाई के साथ साथ अति पिछड़ों का भी वोट उनको गया था, तब जाके उनका 35 पहुंचा। और दूसरे नंबर पे थी, दूसरे नंबर पे थी, लेकिन उनके 35% में एमवाई के साथ साथ ईबीसी की भी हिस्सेदारी थी। हो सकता है सम्राट चौधरी पे प्रशांत किशोर के द्वारा बार बार निशाना लगाए जाने के कारण ये ईबीसी और एकजुट हो जाए।
और रेखा गुप्ता से बीजेपी में शिफ्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये देखने वाली बात है कि कैसे आगे चल के कि किस तरीके से जातिगत जो समीकरण है वो शिफ्ट होता है। लेकिन अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि उधर जो 19% है, यानी गैर कास्ट सामान्य जातियाँ, ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, वो 19% में कुछ ही हद तक सेंधमारी कर दें प्रशांत किशोर, और उसके बदले में इन जो अति पिछड़ी जातियां हैं, कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, धानु की अति पिछड़ी जातियां हैं, ये और एकजुट होकर के बीजेपी के पास चला जाए, तो हो सकता है बीजेपी का मार्जिन भी बढ़ जाए। क्योंकि बीजेपी को पिछली बार 2025 विधानसभा चुनाव में 62% वोट मिला था, हो सकता है इस बार ज़्यादा भी मिल सकता है। अब जो आप किसी पे हमला करते हैं ना, तो उसके कई परिणाम होते हैं, कई आयाम में उसके प्रभाव होते हैं। अब हर आयाम को नाप तोल के करना चाहिए। प्रशांत किशोर का नैरेटिव जो आप केवल लक्ष्य बना चुके हैं सम्राट चौधरी पे, हो सकता है ये बीजेपी के लिए लाभकारी भी हो। अब देखने वाली बात है कि वो जो 19% है गैर कास्ट सामान्य जातियाँ, वो कैसे शिफ्ट होते हैं, उनकी रणनीतियों का क्या डिजाइन है। लेकिन प्रशांत किशोर की एक ताकत है, वो ताकत है कि जितने भी 3 उम्मीदवार हैं, ऐसे तो 4 वीणा मानवी भी हैं, लेकिन जो हैं जो रेस में हैं, हाँ जो रेस में हैं, जो महागठबंधन, एनडीए और जनसुराज, ये 3 प्रत्याशियों में प्रशांत किशोर का जो चेहरा है सबसे सशक्त है, सबसे प्रभावशाली है, राष्ट्रीय छवि वाली है। उतना अभिषेक कुमार बंटी बीजेपी के प्रत्याशी या रेखा गुप्ता आरजेडी के प्रत्याशी का भी नहीं है। तो वो धारदार तरीके से बोल रहे हैं, और घरों में बैठ करके लोग प्रशांत किशोर को सुन भी रहे हैं। जो जनता वोट देना न देना एक अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर की बात हर घर तक जा रही है। उतनी बात क्या बीजेपी के प्रत्याशी की जाएगी और आरजेडी के प्रत्याशी की जाएगी, ये तो इसमें तो संशय है। दूसरी बात है कि जो आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं, जो व्यवहारिक सुप्रीमो हैं तेजस्वी यादव, वो विदेश में हैं। तो और आरजेडी के जो 2 नेता हैं, एक सुरेंद्र यादव और एक भाई वीरेंद्र, ये दोनों का जो बयान ऐसा आया है, ऐसे लगता है जैसा रेखा गुप्ता है कहीं अलग थलग न हो जाए। तो अगर तेजस्वी यादव आते हैं और एक बार भी कैंपेन करते हैं, तब जाके जो रेखा गुप्ता के प्रति उत्साह भी होगा। क्योंकि रेखा गुप्ता तेली समाज से आते हैं, तो वो वैश्य समाज में कितना सेंधमारी कर पाएंगे। 10% जो वैश्य समाज है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, अगर उसमें वो ज़्यादा सेंधमारी कर पाते हैं, तब हो सकता है कि बीजेपी को हानि भी हो। अब चूँकि जो वैश्य समाज हो बीजेपी का वोटर है, तो उसमें कितना सेंधमारी कर पाएंगे। और उस सेंधमारी करने के लिए महागठबंधन में एक उत्साह होना चाहिए। वो उत्साह तभी आएगा जब तेजस्वी यादव कैंपेन करेंगे, जो कि अभी वो विदेश में है। तो कुल मिला के अगर समीकरण पे, जैसा कि आपने बहुत डीपली तीनों पार्टियों के तौर पे अगर हम देखें, तो आपने रेखा गुप्ता का ही बताया कि ये समीकरण है, इतना वोट प्रतिशत उनका रहा है और वो रहेगा। जनसुराज का आपने बताया, सर बीजेपी का भी आपने बताया। इसमें तो कहीं से भी अगर मैजिक होगा तो प्रशांत जीत पाएंगे। अगर ये स्थायी रहा, ये स्थिर रहा वोट, तब तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरजेडी में ही कंपटीशन है। जनसुराज तो अभी भी रेस में नहीं दिख रही है। देखिए, अभी तक जनसुराज रेस में नहीं है, क्योंकि जनसुराज एड्रेस किनको कर रही हैं? जो नाराज मतदाता हैं, चाहे वो आरजेडी से नाराज हों, चाहे वो जदयू से नाराज हों, और चाहे वो बीजेपी से नाराज हों। जदयू से भी लोग नाराज हैं। जदयू से नीतीश कुमार को जिस तरीके से हटाया गया है, तो उनका जो जातिगत वोट बैंक है, जैसे कुर्मी, कुशवाहा, ईबीसी, वो मानता है कि वो बीजेपी के कारण हटाए गए हैं। तो वो भी एनडीए से या बीजेपी से नाराज है, और बीजेपी के लोग भी नाराज हैं। लेकिन इन नाराज लोगों को, जितने नाराज लोग हैं, वो जो नाराज होते हैं और वो आक्रोशित नहीं होते हैं, वैसे मतदाताओं के साथ एक बहुत ही रिस्क होता है कि वो विरोध में वोट देने के बजाय घर में बैठ जाते हैं। बीजेपी से नाराज मतदाता क्या घर से बाहर निकल के बीजेपी के खिलाफ और जनसुराज के पक्ष में वोट देंगे? ये सवाल तो है। या फिर घर में बैठे रह जाएं और वोट ही ना दें? ये भी तो होता है। आक्रोशित मतदाता वोट देता है, नाराज जो होते हैं, जिनके मन में असंतोष है, वो घर में भी बैठ जाते हैं, संकोच करते हैं, नहीं निकलते हैं। हाँ, वो घर में बैठे रह जाते हैं। उनको लगता है कि हम बीजेपी को नहीं देंगे, तो छोड़ देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं। हाँ, यही हाल यहाँ पे भी है। तो प्रशांत किशोर के कैंपेन का क्या डिजाइन है, ये तो प्रशांत किशोर से जुड़े लोग, उनके संगठन से जुड़े लोग बता सकते हैं। और कैसे वो संवाद कर रहे हैं बीजेपी के नाराज लोगों से, या फिर जो जदयू के जो नाराज लोग हैं बीजेपी से, उनके बीच का क्या संपर्क है। देखिए, एक विश्लेषक के तौर पे, या मैंने भी कई राज्यों में बतौर चुनावी रणनीतिकार काम किया है, तो जो चीज़ मैंने समझा है कि जो व्यक्ति
जो कार्यकर्ता पिछली बार जिस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा था, वही कार्यकर्ताओं का ग्रुप अगर आप में आता है, वो आपके पक्ष में आके फिर अपने समाज में जाता हो, तभी उधर से वोट इधर शिफ्ट होता है। एक कॉरिडोर होना चाहिए वोट शिफ्ट होने का। केवल नेता के भाषण वो कॉरिडोर नहीं बन सकता है जिससे जो वोट बैंक है वो इधर से उधर शिफ्ट हो। तो प्रशांत किशोर की टीम में वैसे कार्यकर्ता कितने हैं जो 2025 तक बीजेपी के लिए कैंपेन करते थे या एनडीए के लिए कैंपेन करते थे या आरजेडी के लिए कैंपेन करते थे। इस पर निर्भर करता है कि प्रशांत किशोर का प्रदर्शन क्या होगा। एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं। वोट बैंक जिस तरीके से शिफ्टिंग की आपने बात की सर, दलित का क्या इसमें रोल होगा या फिर अति पिछड़ा जाति का क्या रोल होगा? क्या वो अभी भी आरजेडी के साथ ही रहेगा या प्रशांत अपने साथ लेके आ पाएंगे? देखिए, दलित यहाँ पे 8 से 10% है, जिसमें पासवान समाज के हैं। पासवान समाज आप मान के चलिए कि वो एनडीए यानी बीजेपी के उम्मीदवार को ही वोट देगा, क्योंकि उसके नेता चिराग पासवान है। वो बिहार बदलाव का जो कैंपेन है पासवान जी का, वो जन स्वराज का, या आरजेडी उम्मीदवार या बीजेपी नहीं, वो चिराग पासवान को नेता मानते हैं। वो समझिए कि वो जो वोट बैंक है वो इन्हीं के साथ है। ईबीसी जो वोट बैंक है, जो अति पिछड़ी जाति का वोट बैंक है, उसमें एक तबका नाराज है, क्योंकि उसके वो अपने आप को मानता है कि उनके नेता नीतीश कुमार है, तो वो बीजेपी से नाराज है। अब बीजेपी से नाराज होने के बाद वो आरजेडी में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ईबीसी जो मतदाता हैं वो आरजेडी को भी जा सकता है। अब वो नाराज मतदाता को प्रशांत किशोर अपनी ओर कैसे ले सकते हैं? हालांकि वो उन्होंने कमेटी बनाई है जिसमें उन्होंने एक चंद्रवंशी समाज के जो पूर्व आरजेडी के एमएलसी रहे हैं, हाँ, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। वहाँ पे अति पिछड़ी जाति में ईबीसी की चंद्रवंशी समाज की जनसंख्या लगभग 25% है अति पिछड़ी जातियों में। तो देखने वाली बात है कि उनके काम करने का तरीका क्या है, और यही तो एक रणनीतिकार की भूमिका होती है कि आप वोट शिफ्ट कैसे करवाते हैं। देखिए, मुद्दों की चर्चा करके आप नैरेटिव दे सकते हैं, लोगों के घरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन वहाँ जो व्यक्ति सहमत है उसको घर से बाहर निकाल के और बूथ तक पहुँचाएँ। इसके लिए ज़रूरी होता है वो फेस कार्यकर्ता के रूप में जो पहले से उन तक जुड़ा है। अब प्रशांत किशोर की टीम में जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे हैं, उनमें वैसे लोग कैसे हैं जो पहले कभी एनडीए के लिए काम किए हैं, ये सब देखने वाली बात है। प्रशांत बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाएंगे या आरजेडी को? देखिए, प्रशांत से अगर हानि होना होगा तो बीजेपी को ज़्यादा होगा। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एमवाई समीकरण में मुस्लिम वोट बैंक में मुस्लिम जो वोटर हैं उनमें 10% या 15% से ज़्यादा सेंधमारी कर पाएंगे, मुझे इसमें संशय है। जो यादव समाज के जो लोग हैं, यादव समाज भी यहाँ पे 10% है, तो यादव समाज में तो 20% के आसपास यादव स्वयं नितिन नवीन के प्रभाव में है व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन जो बहुसंख्यक यानी 80% के आसपास वो आरजेडी को जाएंगे। तो अब बच गई बात रेखा गुप्ता के चेहरे से जो वैश्य समाज में वोट कटेगा, क्या प्रशांत किशोर उसको रोक पाएंगे? अगर वो रोक पाएंगे तभी वो आरजेडी को हानि पहुंचा सकते हैं। अगर वो नहीं रोक पाए, जो रेखा गुप्ता के प्रभाव में हो रेखा गुप्ता के पास चला गया और फिर वो बीजेपी में रह गया, तब तो वो केवल मुस्लिम में ही सेंधमारी कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आरजेडी को कम क्षति पहुंचाएंगे। इधर उनके पास 19% जो भूमिहार राजपूत और ब्राह्मण की जो आबादी है 19%, इसमें काम करने का अच्छा खासा स्पेस है। और अगर कोई जादू हो गया, जाति पे वोट पड़ा ही नहीं, तब तो प्रशांत निकल गए। देखिए, अगर जाति पे वोट नहीं पड़ा तो प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि नंबर 2 की स्थिति में हो सकते हैं। नंबर 1 अभी भी बीजेपी। देखिए, अभी तक मैंने जो बांकीपुर को समझा है, अभी तक कुछ वैसा जो हलचल मैंने जो समझा है, प्रशांत, देखिए अभी वक्त है। यहाँ तो चुनाव के 48 घंटे और 72 घंटे पहले भी माजरा बदल जाता है, लेकिन जिस रफ्तार से वो जा रहे हैं वो बीजेपी के वोट बैंक को काट रहे हैं। कम से कम उनको जीतने के लिए अगर एक तो मुकाबला त्रिकोणीय हो और उसमें वो 40-43% वोट बैंक आए, तभी जाके जनसुराज जीत सकते हैं। नहीं तो मुकाबला सीधे द्विपक्षीय हो, बीजेपी बनाम जनसुराज और आरजेडी बिल्कुल चला जाए, मतलब एमवाई में पूरा वाई निकल जाए, केवल एम में ही शिफ्ट हो जाए, तब जाकर के वो तीसरे पैदान पे आएंगे और मुकाबला बिल्कुल दो तरफा होगा। उसमें 50% से अधिक वोट लाएंगे तो प्रशांत किशोर जीत पाएंगे। तो प्रशांत किशोर अगर मुकाबला त्रिकोणीय करते हैं तो बीजेपी का वोट कटेगा और उसका फायदा
आरजेडी को हो सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पे आते हैं, मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो, या प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे आते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी हारे और आरजेडी जीत जाए। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो बहुत टफ और बड़ी बारीक लड़ाई है बांकीपुर उपचुनाव में। इसलिए भी कह सकते हैं कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की नज़र इस सीट पे है, क्योंकि मामला कुछ इस तरीके से फंसता दिख रहा है कि कहीं से भी ये कहना 20-22 दिन पहले भी ये बहुत टफ है कि किस तरफ जनता शिफ्ट करेगी, क्योंकि जनसुराज का आ जाना और प्रशांत के चेहरे पे अगर ये चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाति से उठ के अगर वोट हुआ तो कुछ खेल में अलग चीज़ें दिख पाएंगी। अदरवाइज इस तरीके से रामबंधु वत्स सर ने पूरी जातिगत समीकरण को समझाया, तीनों पार्टियों के पास किस तरीके से अपना एक फिक्स वोट बैंक है, तब तो ये चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेज आरजेडी दिख रहा है और जनसुराज सिर्फ एक तरीके से बीजेपी की वोट काटने के काम के तौर पे देखे जा सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।